हेलो एवरीवन, यू आर कॉर्डली वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे ज्योग्राफी क्लास में। तो ज्योग्राफी का पहला क्लास हम ले चुके हैं, जो इंट्रोडक्शन क्लास था। ये सेकंड क्लास है, इसमें हम ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे, भूगोल क्या है वो जानेंगे। और देखते हैं कुछ विद्वानों ने जो सिद्धांत दिए थे वो देखेंगे आज। और पीछे मेरे क्लास थोड़ा लेट लेट आ रही है, मेरी तबीयत थोड़ा सा खराब हो गई थी, इसीलिए। तो मैं कोशिश बहुत करती हूँ जल्दी लाने का, लेकिन क्या करूँ फ्रेंड्स, हेल्थ इज वेल्थ। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हेल्थ सही होनी चाहिए। माइंड पढ़ाना बहुत बड़ा काम है, बहुत जिम्मेदारी वाला काम है ये। तो जिम्मेदारी वाला काम को करने के लिए सबसे पहले खुद अच्छा रहना चाहिए। चलिए ठीक है, तो आज देखते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि ज्योग्राफी शब्द का जो इस्तेमाल हुआ है, ज्योग्राफी शब्द का इस्तेमाल कौन किया है। भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक ग्रीक विद्वान थे, जो 276 से 194 ईस्वी तक उन्होंने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। भूगोल शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था। भूगोल क्या है? तो पृथ्वी हमारा आवास है। पृथ्वी पर रहने वाले हर छोटे बड़े प्राणियों का भी आवास है, निवास स्थल इसको कहते हैं। पृथ्वी ही एक ऐसा है जिसमें हर प्राणी पाए जाते हैं और यहाँ जीवन है, जीवन संभव है। तो ये हमारा आवास स्थल है, इसको इसी रूप से जानते हैं। और एक ग्रीक विद्वान थे जिन्होंने इनका सबसे पहले इनका नाम मतलब भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। पृथ्वी की सतह जो है वो एक रूप नहीं है। पृथ्वी की सतह एक रूप नहीं है, वो असमानता है, उसमें कई असमानताएं हैं, उसमें उबड़ खाबड़ है, समान नहीं है। मतलब यहाँ पर्वत, पहाड़, मैदान, पठार, झील, सागर, वन्य क्षेत्र पाए जाते हैं, कई गड्ढे भी पाए जाते हैं। तो पृथ्वी हमारा समान नहीं है, उसे कभी समतल नहीं मानेंगे। उसमें उबड़ खाबड़ है, कई विभिन्नताएं हैं उसमें। का रहन सहन, उनका पहनावा इसलिए चेंजिंग है कि पृथ्वी में बहुत तरह के जलवायु हैं। ध्रुव क्षेत्र और विषुवत क्षेत्र, तो कहीं ज्यादा गर्मी पाई जाती है, कहीं ज्यादा ठंडी पाई जाती है। तो उस हिसाब से उनका पहनावा भी अलग है और खाना भी अलग है, क्योंकि गर्मी में तो ठंडे कपड़े नहीं पहन सकते और ठंडे में जाके गर्मी वाले कपड़े नहीं पहन सकते। तो इस कारण से उनकी संस्कृति में भी विभिन्नताएं पाई जाती है। जहाँ की जैसी जलवायु है, वहाँ की उस टाइप की संस्कृति और रहन सहन, वेशभूषा वहाँ की उस टाइप से पाई जाती है। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे, और मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और जो बोर्ड में लिखने की होगी मैं बोर्ड में भी लिख के बताऊंगी। मतलब संस्कृति के रूप में, अगर संस्कृति के रूप में आप देखना चाहते हैं कि मानव द्वारा पृथ्वी पर बाजार निर्मित किया गया है, कई सड़क सड़क मार्ग बनाए गए हैं, पत्तन बनाए गए हैं, जो नेविगेशन है, जहाँ नाव बोट चलते हैं वहां पे। तो ये मानव द्वारा सृजित किया गया है प्रकृति पे। तो ये भी एक संस्कृति माना जाता है कि इसको रूपांतरण कर दिया गया है, प्राकृतिक को है, लेकिन प्राकृतिक को मतलब रूपांतरण कर दिया गया है मानव के द्वारा। तो वहां पे सृजित का आपको देखने को मिलता है, बाजार मिल जाता है, फैक्ट्रीज मिल जाता है, इंडस्ट्रीज मिल जाते हैं, रेल मिल जाते हैं, सड़क जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक उसको मिलाता है। तो ये भौगोलिक स्थिति है। पहले तो प्राचीन काल में हमें, जब हमने ये सब निर्माण नहीं किए थे, तब बहुत प्रॉब्लम आती थी कि एक स्थान से दूसरे स्थान हम जा नहीं पाते थे, और यहाँ की वेशभूषा, वहाँ की वेशभूषा, यहाँ की खान पान, वहाँ की खान पान क्या है, हमें पता नहीं चल पाती थी। तो ये मानव द्वारा जब सड़कों का निर्माण किया गया, तो अब आसानी से, बहुत सरलता कुशलता पूर्वक हम यहाँ से मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर हम मतलब हर क्षेत्रीय संस्कृति विभिन्नताएं देखने को मिलती है, और हम जान पाए कि यहाँ की भौगोलिक भौगोलिक संस्कृति कैसी है और वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है। तो दोनों जगह की भौगोलिक स्थिति को हमने मतलब जानने की कोशिश किए हैं, सड़कों, मार्गों, रेलों द्वारा। तो अभी तो हवाई जहाज है, ये सारे मानव द्वारा निर्मित किया, जो भौगोलिक स्थिति को हम लोग समझ पा रहे हैं।
जैसे भौतिक पर्यावरण है वो एक मंच प्रस्तुत करता है। वो मंच क्या है? भौगोलिक स्थल, सागर, पठार, मैदान, वो समझिए एक भौगोलिक प्रकृति द्वारा दिया गया एक मंच है। उस मंच में मानव द्वारा उसको सृजित किया गया निर्माण, अपने सुविधा अनुसार वहाँ पे अलग-अलग तरह की सुविधाएँ, बाज़ार बना लिया गया, नगरीकरण कर लिया गया, सड़क बना लिए गए, पहाड़ों पे रोपवे बना लिए गए ताकि वहाँ से मतलब यात्रा करने में आसान होगी, तो ये मानव द्वारा सृजित किया गया एक प्राकृतिक मंच में। भूगोल क्या है? तो भूगोल पृथ्वी का अध्ययन है। पृथ्वी का आप जितना अध्ययन करेंगे वो समझिए भूगोल ही। आप जितना वन्य के बारे में जानना चाहेंगे, स्थलीय क्षेत्र के बारे में जानना चाहेंगे, जलीय क्षेत्र के बारे में जानना चाहेंगे, एक-एक क्षेत्र के बारे में एक-एक चीज़ पढ़ना, जानना, अध्ययन करना, ये भूगोल ही कहलाता है। तो आपको मैं बताई थी सर्वप्रथम भूगोल शब्द का जो उपयोग किए थे वो एक 276 से 194 ईस्वी में एक गिर थे जिन्होंने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम सबसे पहले प्रयोग किया था। तो वो उस विद्वान का नाम था इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज उनका नाम था। ये नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इरेटोस्थनीज नाम था जिन्होंने इरेटोस्थनीज नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जियो का मतलब पृथ्वी होता है, ग्राफोस का मतलब वर्णन होता है। अगर दोनों शब्दों को मिला दिया जाए तो इसका मीनिंग निकलेगा पृथ्वी का वर्णन। तो भूगोल पढ़ना मतलब पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि पृथ्वी भूगोल हम पढ़ रहे हैं तो भूगोल हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम उसको देखेंगे। आप आपके आसपास भूगोल है, आप उसको आसपास महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं भूगोल को। तो भूगोल पढ़ना मतलब पृथ्वी का वर्णन करना। आप जितना पृथ्वी को जानेंगे उतना आप भूगोल पढ़ेंगे। तो भूगोल बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप अपने आस-पास में इसको देख सकते हैं। रात में आप आसमान में देखेंगे तो आपको तारे, ग्रह, चाँद ये सब दिखाई देते हैं। ये सब भूगोल का ही पार्ट है। तो धीरे-धीरे हम देखेंगे आगे। पृथ्वी को हमेशा से मानव निवास के रूप में देखा गया है क्योंकि यहाँ पे जलवायु समांतर मानव के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे रह सकते हैं। बाकी और भी जो प्लैनेट्स है उसमें हमें ये जो यहाँ की जो मानसून जलवायु, तापमान, टेम्परेचर जो है ये और मतलब अन्य प्लैनेट में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे कि बुध है तो वीनस, तो वहाँ पे क्या है कि वो सूर्य से इतनी इतनी पास में है कि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे तो रहना संभव ही नहीं है। मंगल में थोड़ा बहुत उसको लाल लाल है वहाँ पे थोड़ा बहुत, उम्मीद करा जा सकता है लेकिन अभी तक वहाँ पे कुछ मिली नहीं है। मानो पृथ्वी को जो पढ़ते हैं तो उन क्षेत्रों में हम इनका अध्ययन करते हैं कि इनकी भिन्नताएँ कहाँ पे है। जैसे कि आप पोलर में चले जाएँगे तो वहाँ पे अधिक ठंडी बर्फीला एरिया है। तो वहाँ का हम अध्ययन करेंगे तो वहाँ के हर चीज़ आपको चेंज नज़र आएँगी। जैसे कि वहाँ की जलवायु, वहाँ के पेड़-पौधे, वहाँ के जीव-जंतु, वहाँ के रहने का स्टाइल, वहाँ का टेम्परेचर, वो सारा चीज़ चेंज नज़र उसी के अकॉर्डिंग आप ये इक्वेटर पे आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे भयानक मतलब भीषण गर्मी पड़ती है वहाँ पे, सालों भर वहाँ पे वर्षा होती रहती है, वहाँ के जलवायु वहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो ये सब बहुत चेंजिंग नज़र आते हैं, वहाँ के जीव-जंतु भी अलग पाए जाते हैं। तो ये अलग-अलग तरह की भिन्नताएँ हैं जो जो हम अलग-अलग क्षेत्र को मतलब गहराई से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इस क्षेत्र में ये भिन्नताएँ, उस क्षेत्र में अलग भिन्नताएँ हैं, वहाँ पे टेम्परेचर अधिक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में चले गया, तो मीडियम में कहाँ पे टेम्परेचर है, ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। तो हम क्षेत्रीय अध्ययन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कहाँ का टेम्परेचर कैसा है, तो उस स्थिति में हमें वहाँ की अ, उस स्थिति में हमें वहाँ का मतलब संस्कृति भी अलग नज़र आती है क्योंकि वहाँ का पहनावा भी अलग हो जाएगा, वहाँ का खाना भी अलग हो जाएगा। क्योंकि अगर इक्वेटर पे जो इंसान जो कपड़ा पहन रहा है, जो खाना खा रहा है, वो चीज़ पोलर में नहीं खा सकता, ना पहन सकता है क्योंकि वहाँ पे माइनस में ठंडी रहती है, वहाँ तो रहना भी मुश्किल है। तो पहनना खा तो वहाँ की संस्कृति एकदम अलग होती है और यहाँ की, तो इसी टाइप में भूगोल में विविधता देखने को मिलते हैं। अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग विभिन्नताएँ पाई जाती हैं।
प्रकृति मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है। इसी की छाप उसके वस्त्र, आवास, व्यवसाय आदि पर देखी जा सकती है। ये तो मैं आपको समझाई अभी अपने तरीके से कि जैसे कि प्रकृति प्रकृति जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव मतलब छाप छोड़ता है। प्रकृति छाप कैसे छोड़ता है ये अभी मैं आपको बताई। पोलर एरिया में वो प्रकृति भूगोल ये जो वहाँ पे बर्फीला एरिया है वहाँ का टेम्परेचर माइनस में रहता है, जो कि मानव के लिए बहुत वहाँ का पहनावा, रहन-सहन सब चीज़ अलग होगा। इक्वेटर पे जाएँगे तो वहाँ पे भीषण गर्मी पड़ती है, तो वहाँ का रहन-सहन, पहनावा बहुत अलग होगा, डिफरेंट होगा। तो ये विविधताएँ हैं जो प्रकृति द्वारा मानव के जीवन में गहरा छाप छोड़ता है। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे प्रकृति का रोल हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंस है, और अगर हम प्रकृति को नहीं जान पाएँगे तो हमारे लिए बहुत दुविधा होगी। जैसे कि अगर हम मान के चलिए हम यूरोप में हैं, ठीक है? यूरोप में आपकी ठंडी पड़ रही है और उस समय आपका तो यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो आप क्या करें अपने अकॉर्डिंग जो वहाँ पे आप जो पहन रहे हैं, जो खा रहे हैं वो आप बैग में डाल लीजिए और ऑस्ट्रेलिया निकल लीजिए। और जब ऑस्ट्रेलिया निकलते हैं तो वहाँ पे पता चला भीषण गर्मी पड़ रही है। अब तो आपके वहाँ से जो आप लेके आए हैं, स्वेटर लेके आए हैं, शॉल लेके आए हैं, मोटे-मोटे चादर लेके आए हैं, बताइए वो आपके काम आने वाले हैं क्या ऑस्ट्रेलिया में? ऑस्ट्रेलिया में आपको तो वहाँ पे मतलब कॉटन के कपड़े, हाफ पैंट, छोटे-छोटे कपड़े और गर्मी में ड्रिंक वहाँ पे मतलब आपको वहाँ का ठंडे-ठंडे फल वाटर मेलन वगैरह ये सब जो पानी वाले फल वो सब वहाँ पे आपको खाने पड़ेंगे। तो आपको वहाँ की अगर नॉलेज नहीं है तो कितना डिफरेंट आपको कितना बदलाव आपको मतलब जानकारी नहीं होने के कारण आपके अंदर कितना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि वहाँ और यहाँ में टेम्परेचर एक नहीं है। तो अगर हमें क्षेत्रीय नॉलेज होगी हर जगह की, तो हम कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो हमें वहाँ का आइडिया होगा कि उस क्षेत्र में विभिन्नताएँ पाई जाएँगी। अगर यहाँ पे गर्मी है तो वहाँ पे ठंडी होगी। तो अगर हम नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं तो नॉर्थ में है वहाँ पे तो भीषण ठंडी पड़ी हुई है, माइनस में है, लेकिन साउथ में जा रहे हैं तो वहाँ के अकॉर्डिंग हमें कपड़े लेके जाने होंगे। तो ये भूगोल से ही पता चलता है हमें, और हम इनका अध्ययन करते हैं तो हम जान पाते हैं कि उम, कहाँ की कैसी स्थिति है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। और एक चीज़, भूगोल को हमेशा प्रश्न से जोड़कर देखा जाता है। भूगोल को अक्सर प्रश्न से जोड़कर देखा जाता है। क्यों? क्योंकि क्यों पाए जाते हैं? टेम्परेचर हाई के कारण पाए जाते हैं। क्या आपको विषुवत रेखा में वो कोणधारी पेड़ पाए जाएँगे? आप कमेंट में बताइएगा कि कहाँ पे किस टाइप के पेड़-पौधे पाए जाते हैं। पर्णपाती पेड़ कहाँ पे पाए जाते हैं? सदाबहार वन कहाँ पे पाए जाते हैं और कोणधारी वन कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये चीज़, और ये पाए जाते हैं और क्यों पाए जाते हैं, ये भी पता करिएगा कि क्यों पाए जाते हैं और कहाँ पाए जाते हैं। अगर ठीक है, अब वहाँ पे पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं, ठीक है। व्यक्ति है जो भूगोल में रुचि रखता है, उसको अगर वन्य के बारे में पढ़ना है, उनका विशेष मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट मान के चलिए उसको रखना है, उसको इंटरेस्ट है भूगोल मतलब वन के बारे में पढ़ना, तो वन के बारे में अगर उसको इंटरेस्ट है तो पहले पूरा विश्व के बारे में पढ़ेगा, पूरा विश्व के बारे में कि पूरा पेटी उसका पढ़ेगा और पूरा उसका रेखा पढ़ेगा, मतलब इक्वेटर, पोलर ये सब पढ़ेगा। उसके बाद वो क्षेत्रीय में जाएगा, क्योंकि उसे ये लाइन पता हो जाएगा कि हाँ इस लाइन में मतलब इक्वेटर में गर्म सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो वो पूरा विश्व के लिए अध्ययन करेगा, उसके बाद वो क्षेत्रीय अध्ययन करेगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि कोई भी किसी चीज में इंटरेस्ट रखता है, जैसे कि आप सागर को पढ़ना चाहते हैं, स्थलीय आपका इंटरेस्ट है सागर के बारे में जानना, अधिक से अधिक सागर के जलीय जीवन के बारे में जानना, तो आप क्या करें पहले विश्व के बारे में जानेंगे, पूरे विश्व में सागर कहाँ कहाँ है और कहाँ का सागर ज्यादा अधिक गर्म होता है, कहाँ का जमा हुआ बर्फीला टाइप का होता है, ये आप पहले पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आप क्षेत्रीय में जाएंगे अध्ययन करने, मतलब पहले विश्व पढ़ेंगे फिर क्षेत्रीय अध्ययन करेंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। मतलब द्वैतवाद, आप अगर कोई चीज पढ़ रहे हैं, आप विषुवत रेखा में है, वहां की जलवायु देख रहे हैं, तो आपको दुविधा महसूस हो रही है, दुविधा महसूस हो रही है कि यहाँ की जलवायु ऐसी क्यों है, तो यहाँ पे ये यहाँ की जलवायु ऐसी क्यों है, यहाँ पे ऐसे
कैसे पाए जाते हैं, तो वो दुविधा आपके माइंड क्रिएट करेगा और कुछ जानने के लिए। तो भूगोल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट द्वैतवाद है। अगर द्वैतवाद आपके पास नहीं होगा तो आप भूगोल का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इसको रटा नहीं जा सकता है, इसको देखा जा सकता है आंखों से। भूगोल को अपने आंखों से देखना, महसूस करना, अपने आस-पास में देखना, हर जगह आपको भूगोल दिखाई देगा। तो द्वैतवाद, आपके अगर माइंड में दुविधा है, किसी चीज को आप देख रहे हैं तो उसको आप देखने का शंका महसूस हो रहा है कि ये कैसे बना, क्यों बना, कहाँ से बना, तो वो दुविधा जब आपके माइंड में क्रिएट होगा तो आप उसको अच्छे तरीका से जान पाएंगे, अध्ययन कर पाएंगे, प्रैक्टिकली कर पाएंगे। तो दुविधा ये बहुत मुख्य पार्ट है भूगोल का। द्वैतवाद, आई होप कि आप समझ गए होंगे द्वैतवाद क्या है। हम प्रकृति से बड़े नहीं हैं, प्रकृति हमें हमसे मतलब प्रकृति को हम बदल नहीं सकते। ये प्राचीन काल के जो पहले के जो विद्वान थे वो मानते थे, लेकिन अभी के दौर में जो विद्वान है वो ऐसा नहीं मानते हैं। वो जानते हैं कि ठीक है प्रकृति है, लेकिन मानव के बिना ये अधूरा है, क्योंकि मानव इसको अपने हिसाब से चला सकता है। जैसे कि अभी मानव देखिए, मानव की पहुंच कहाँ तक पहुंच गई है। जैसे कि वो अंतरिक्ष में चले गए हैं, चांद पे चले गए, मंगल पे चले गए, समुद्र के तल पे चले गए, और बहुत जगह ऐसी-ऐसी चीज जहाँ पे पहुँच नहीं थी उनकी, वहां तक मानव पहुँच रहा है। तो ये चीज मानव प्रकृति को अपने काबू में समझिए कर रहा है, अपने हिसाब से प्रकृति को चला सकता है। मतलब मानव प्रकृति मानव के बिना अधूरा है। मानव उसको अपने उसके ओजोन परत में जो अभी हानिकारक कितनी पतली हो गई थी, तो मानव द्वारा उसको सपोर्ट किया गया था। तो मानो एक प्रकृति को बचाने में भी योगदान मतलब करने की कोशिश करता है। तो समझिए मानव और प्रकृति दोनों एक दूसरे पे इक्वल है। कोई किसी से मतलब अभी के टाइम पे कम नहीं है। अगर प्रकृति अपने हिसाब से ठीक है, तो मानव को भी ये ज्ञान है कि अब कहीं देखिए आप बाढ़ आ जा रहा है, तो उसको बाढ़ आने से कितने मानव की क्षति होती है, लेकिन मानव अभी के मानव इतने ज्ञान हो चुके हैं, उनको पता है कि ये बाढ़ जो आती है वो कहाँ तक आ सकती है, कहाँ पर हम सेफ हैं और कहाँ पे हम अनसेफ हैं। तो ये चीज का नॉलेज है, तो मानव इस अकॉर्डिंग से अपने आप को बचा सकता है, प्रकृति को भी बचा सकता है। किस कारण से बाढ़ आ रही है, कहाँ से क्या, वो चीज का भी नॉलेज है उनको, बांध बनाना। और प्रकृति से मानो इक्वल में चल रहा है, क्योंकि सोच के चलिए, नॉर्थ से हम साउथ गए, नॉर्थ में हमने एकदम ठंडी देखी, साउथ में गए गर्मी देखे, तो ये क्या है, तो ये क्या है, ये हमें जानने की उत्सुकता होती कि ये किस कारण से यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है, तो यहाँ पे ठंडी क्यों हो रही है। तो ये इसको हम क्वेश्चन से जोड़ के देखते हैं कि कहाँ, क्या, कहाँ और क्यों। मतलब क्या है, कहाँ है और क्यों है। मतलब कि आप नॉर्थ में ठंडी है, आपको पता नहीं है, तो जगह कहाँ पे ठंडी है, को अब वहां ठंडी है तो वहां पे क्या पाया जाता है, अब क्या पाया जाता है तो क्यों पाया जाता है। ये क्वेश्चन से जो इनको क्वेश्चन से जोड़ के देखा जा सकता है। तो भूगोल को हम क्वेश्चन से भी जोड़ के पढ़ते हैं तो हमें बहुत आसानी मिलती है। हमें पता चलता है कि वहाँ पे टेम्परेचर के कारण वहाँ पे ये सब काम घटनाएं हो रही है, टेम्परेचर के कारण वहाँ पे ये स्थित है। जैसे कि कौन दार्शनिक इमैनुअल कांट जो थे, कांट मान के चलिए, कांट, ठीक है। तो कांट एक 1796 में एक सिद्धांत दिए थे जिनको प्रस्तुत इसका एक गणितज्ञ विद्वान थे लाप्लेस, उन्होंने इसका संशोधन प्रस्तुत किया था, जो निहारिका परिकल्पना नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ, जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबद्ध थे। बाद में 1900 ईस्वी में चैम्बरलेन और मोल्टन कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा, इसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया। यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों ओर घूमने लगा और यही धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। पहले सर जेम्स और प्रोफेसर जीन्स
और बाद में समय बाद के तर्क से इन सब सिद्धांतों को नकार दिया गया और सूर्य के साथ एक और साथी तारे की होने की बात मानते हैं। ये तर्क द्वैतवाद सिद्धांत है, बाइनरी थ्योरी। चलिए देखते हैं, इसको मैं आपको वहां पे समझाऊंगी। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो कांट ने ये सिद्धांत दिया था 1796 में, कांट ने ये सिद्धांत दिया था। और इस कांट का कहना था कि यहाँ पे एक केंद्र में है सूर्य है, जिसके चारों ओर धूल और कणों के बादल है। धूल, ये जो धूल कण थे जो ये केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करने लगे और परिक्रमा करते करते इतने तेजी से परिक्रमा करने लगे और करते करते इनका घनत्व तो बढ़ने लगा और घनत्व तो बढ़ते बढ़ते इनका ये और पास आने लगे, इनके संकुचन इनमें होने लगा और ये और पास आने लगे। और जब पास आए तो ये ऐसे इसी टाइप से तारों का निर्माण हुआ और इन्हीं से कुछ छल्ले बाहर निकले जो ग्रह बन गए। इनका कांट और लाप्लेस का मानना था। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। ने इनको सही नहीं माना, कुछ विद्वानों ने इनको नकार दिया, बोला ऐसा नहीं है। कुछ विद्वानों का कहना था, ओलेन और माल्टन, चैम्बरलेन और माल्टन का कहना था कि ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं है, दो तारे थे। जैसे कि इनका कहना है कि यहाँ पे सूर्य था, देखिए यहाँ पे सूर्य था, पर यहाँ से एक और तारा आया, इतने गए और ये जब ये तारा यहाँ से गुजरा, यहाँ पहुंचा, यहाँ से इतना तेजी से पहुंचा कि इनके छल्ले निकलकर यहाँ पे आ गए और ये तारों का निर्माण कर लिया, ग्रहों का निर्माण कर लिया। ये चीज थे, ये चैम्बरलेन और माल्टन का मानना था। और ये कांट और गणितज्ञ लाप्लेस का मानना था कि धूल कण और गैसों के जो बादल थे वो सूर्य के मतलब इस केंद्र के परिक्रमा कर रहे थे, जिसमें कि इसका घना तो बढ़ते गया, इसमें संकुचन आता चला गया और संकुचन आने के कारण इसमें जो घनत्व वाले जो चीज थे वो अंदर आ गए और जो हल्की चीजें थे, छल्ले थे, वो बाहर चले गए और उनसे ग्रहों का निर्माण हो गया। अब यहाँ पे ये इनका जो इनको नकार दिए कुछ विद्वानों ने, ये चैम्बरलेन और माल्टन थे जो इनके सिद्धांत को नकार दिया, बोला नहीं भाई ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक सूर्य था और यहाँ से एक सूर्य जो ऊपर जाया था, इतना तेजी से गया कि यहाँ पे जब आया इसके पास में, इसके ग्रेविटी थी, इसमें सूर्य में ग्रेविटी होती है, तो गुरुत्वाकर्षण, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है। ये गुरुत्वाकर्षण के कारण इनके कणों को ये खींच लिए, अपनी ओर खींच लिए और ये जब खींचे तो इनके चारों ओर घूमने लगा और ये घूमते घूमते ये ग्रह का निर्माण कर लिए। ये इनका कहना था, ये द्वितारक सिद्धांत है। ये द्वितारक सिद्धांत है। इनका कहना था कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, दो तारे थे, एक तारे यहाँ से, एक तारे यहाँ पे स्थित था, एक तारे यहाँ से स्पीड से गया, तेजी से गया और इनके ग्रेविटी के कारण इनके कुछ छल्ले खींच के यहाँ आ गए और ये चारों ओर घूमने के कारण ये ग्रह का निर्माण कर लिए और जो बचा एक तारा ऊपर चला गया। तो आई होप कि ये समझ गए होंगे आप। ये कांट और गणितज्ञ विद्वान लाप्लेस का जो सिद्धांत है आप समझ गए होंगे, आई होप। आज इतने ही क्लास में करवाती हूँ, नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है वो देखेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।